वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 14 मई 2024 और 14 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय, और कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय की। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको पूरे लेटेस्ट पूरे फैक्ट के साथ में ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो आज है 14 मई, तो 14 मई के करंट अफेयर्स की क्लास की आज अपने बात करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला? तो संजय भल्ला ने। रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो मिखाइल मिशुस्टिन को। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ प्रारंभ हुआ? आइसलैंड। जापान और किस राज्य ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया? तो ये किया है जापान और है नागालैंड ने। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया? तो भारत ने। कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरीस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो ये हैं चाड देश के। किस देश के खिलाड़ी कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ये है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये दिलीप संघानी को चुना गया है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये टेस्ट आपको डेली आपको मिल रहा है, जो वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट आपको मिल चुका है और मंथली टेस्ट भी आपको अप्रैल मंथ का मिल चुका है। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2024 में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है दोहा डायमंड लीग 2024 के अंदर भाला फेंक के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, और इन्होंने इसके अंदर इसका दूसरा स्थान आया है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। देखो, भाला फेंक में मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने अपने 2024 सीजन की जोरदार शुरुआत करते हुए दोहा डायमंड लीग 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो उन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए, बल्कि उन्होंने रजत पदक जीत लिया। उन्होंने अपने अंतिम प्रयास के अंदर नीरज चोपड़ा ने 88.36 मीटर का प्रभावशाली थ्रो मौजूदा डायमंड लीग चैंपियन बने। यानी कि उनका जो उन्होंने कितने मीटर का ये थ्रो फेंका? तो ये 88.36 मीटर का। भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 84.93 मीटर और तीसरे प्रयास में 86.84 मीटर की दूरी दर्ज की। और यह रात का उनका अंतिम थ्रो था, जो कि उनका सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ और उन्होंने इनके रजत पदक जीत लिया। तो उन्होंने दूसरे स्थान पर रहा, तो इन्होंने रजत पदक जीता। 88.36 मीटर का उन्होंने थ्रो किया और इन्होंने डायमंड लीग के अंदर दूसरा स्थान जीता। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं अमन सहरावत। और बजरंग पूनिया तो मैंने आपको बताया था, इनको अस्थायी रूप से 31 दिसंबर 2024 तक उनको निलंबित कर दिया, बजरंग पूनिया को। और अब पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए अमन सहरावत बन चुके हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो अमन सहरावत। तो अमन सहरावत ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा स्थान हासिल करने के लिए पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए। सहरावत ने 2024 ओलंपिक के लिए कुश्ती में भारत का छठा कोटा हासिल किया, यानी कि छठा कोटा भारत को इन्होंने दिलाया। इससे पहले दिन दीपक 97 किलोग्राम और सुमित मलिक 125 किलोग्राम पहले दौर के मुकाबले हारकर जल्दी ही बाहर हो गई थी। इससे पहले दीपक भी 97 किलोग्राम और सुमित मलिक ने भी 125 किलोग्राम में वजन उठाया, लेकिन ये अपने जो है मुकाबले में हारकर ये इस
टूर्नामेंट से बाहर हो गए और सहरावत ने अपने ओलंपिक के लिए उन्होंने भारत को छठा कोटा दिलाया। पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना में किस ड्रोन को शामिल किया गया? तो कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने बताया था कि लद्दाख से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश जो चीन की सीमा उसकी निगरानी के लिए जो यूपी के अंदर जो ड्रोन 9B है उसको तैनात किया गया। और अब पाकिस्तान सीमा पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक तो दृष्टि 10 है और एक है हरमीस 900। तो ये दो ड्रोन विमान है, इन ड्रोनों को शामिल किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो इनको दृष्टि 10 है और हमीस 900 ये दोनों ड्रोन है, इन दोनों ड्रोनों को भी शामिल किया गया। देखो, पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय सेना दृष्टि 10 और हमीर्स 900 सहित उन्नत ड्रोन शामिल करने के लिए तैयार है। 18 मई को हैदराबाद में एक प्रेरण समारोह के लिए निर्धारित है। ये ड्रोन सेना के मौजूदा बेड़े में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतीक है, जो रक्षा में मेक इन इंडिया पहल के तहत ये इनको रेखांकित किया गया। इनकी जो तैनाती है वो इन ड्रोनों को पंजाब के बठिंडा बेस पर तैनात करना शामिल है। तो पंजाब का जो बठिंडा बेस है वहां पर इन ड्रोनों को शामिल किया जाएगा। किस देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये है नेपाल देश की। किस देश की है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, नेपाल देश की पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, इन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। किस देश की है? नेपाल की। देखो, तो नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह है 54 साल की उम्र में कामी ने रविवार को सुबह 7:25 पर 8849 मीटर की शिखर पर पहुंची। और इनकी यात्रा की जो शुरुआत 1992 में शुरू हुई, तब से इन्होंने नीडर होकर K2, चोओयू और लाहोत्से और मनासलू सहित दुनिया की कई सबसे ऊंची चोटियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। इनकी इन सभी चोटियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। उनकी यात्रा स्टार्ट हुई थी 1992 से, उनकी यात्रा स्टार्ट हुई थी। तो अब उन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया है यूरोपीय संघ ने। ऑप्शन नंबर 1, किसने? यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है कि यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के उद्देश्य से पहला कानून पारित किया। इसमें यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को महिला जन्नांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी प्रथाओं का अपराधीकरण करने के लिए अनिवार्य करता है। आपको पता है, एक तो जन्नांग विकृति है, इसके अलावा जबरन विवाह आजकल किए जाते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन उत्पीड़न तो सबसे ज्यादा हो चुका है। ऐसी जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ अब हिंसा का मुकाबला करने के लिए उन्होंने पहला कानून पारित कर दिया यूरोपीय संघ ने। हाल ही में किसे मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? ये किया गया है सौम्या स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये सौम्या स्वामीनाथन है और इनको मैकगिल विश्वविद्यालय, ये कनाडा का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। किस देश का है? कनाडा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और ये इनको मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। किसको? सौम्या स्वामीनाथन को। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को स्प्रिंग 2024 दीक्षांत समारोह के दौरान कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले 10 असाधारण व्यक्तियों में उनको नामित किया गया। तो टॉप 10 के अंदर असाधारण व्यक्तियों में इनको शामिल किया गया। ये 28 मई से 5 जून तक होने वाले स्प्रिंग 2024 से दीक्षांत समारोह के अंदर स्वामीनाथन को 28 मई को स्वास्थ्य विज्ञान में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद की उपाधि से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो 28 मई को इनको ये सम्मानित किया जाएगा।
हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए एन चंद्रशेखर ने। और आज आपको शाम तक, हो सकता है अभी सुबह भी क्लास मिल जाए, या हो सकता है आपको शाम तक मैंने स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए वर्तमान में कौन क्या क्या आपको क्लास मिलने जा रही है। आज आपको लगभग 100% क्लास आपको मिल जाएगी। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन बन गए? तो ये एन चंद्रशेखर ने बन गए हैं। तो ये टाटा सन्स के चेयरमैन है एन चंद्रशेखर ने। ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चेयरमैन की भूमिका संभालने के लिए तैयार है। इन्होंने बनमाली अग्रवाल का स्थान लिया है, जो कई वर्षों तक इस पद पर रहे हैं। तो बनमाली अग्रवाल है, इनकी जगह ले ली अब एन चंद्रशेखर ने, और इन्होंने अब कई वर्षों तक इन्होंने पद संभाला था। हाल में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की? तो ये की है कोका कोला इंडिया ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग ने। और इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? रांची में। तो पहला संस्करण इसका, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहला संस्करण रांची के अंदर आयोजित हुआ, और इसके अंदर साझेदारी किसने की है? कोका कोला इंडिया के द्वारा साझेदारी की। तो आंदाना कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपना पहला गठबंधन बनाया है। इसका उद्देश्य है खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए महिला हॉकी को महिला जो हॉकी है इसको ऊपर उठाना है। तो ये संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए कोका कोला इंडिया के साथ समझौता किया। जो कोका कोला इंडिया की अपने एस सी द डिफेंस अभियान के माध्यम से खेल और लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ ये मेल खाता है। तो कोका कोला जो इंडिया है, आपको पता है आजकल ठंडे वगैरह गर्मी वगैरह आ गई, तो इसलिए खेल के लिए ये जरूरी होते हैं, तो इसलिए उनके साथ समझौता किया। हाल ही में अरब सागर में शार्क और रेंज के अनुसंधान एवं संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों ने संयुक्त पहल की शुरुआत की है? और ये की है भारत और ओमान देश ने। किसने की है? भारत और ओमान देश ने अरब सागर के अंदर शार्क और रेंज के अनुसंधान एवं संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत और ओमान ने ये संयुक्त पहल की स्टार्ट की है। ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पॉइंट याद ही रखना है कि अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम में भारत और ओमान ने एक संयुक्त पहल शुरू करने के लिए तैयार है। तो बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया है तमिलनाडु के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय सेना द्वारा किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 आयोजित किया जाएगा? फ्रांस, बांग्लादेश, मलेशिया, नीदरलैंड। और साथ में आप राज्य भी मुझे बताओगे कि किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। तारीख भी बता देना, राज्य भी बता देना, और कौन सा देश है किसके साथ में ये शक्ति 2024 आयोजित किया जाएगा। इतनी डिटेल मुझे आप बताओगे बढ़िया तरीके से। ये आज की अपनी क्लास थी। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा एलडीसी वगैरह सीईटी की स्पेशल अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अपलोड है। ये आप देख सकते हो किस प्रकार पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ये आप ले सकते हो। और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता की है, इंडियन पॉलिटी की है, ये आप ले सकते हो। एनसीईआरटी है, जनरल साइंस की है, ये सारी की सारी अपने प्रताप क्लासेस ऐप में चल रही है, तो ये आप ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।